शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम अनुराग त्रिवेदी है। मैं पड़री गांव का रहने वाला हूं और हम लोग पंडित दीनदयाल विद्यालय कानपुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, फिर लोगों को पढ़ा रहे थे सिविल सेवा परीक्षा के लिए। तभी कोरोना आया और कोरोना के दौरान हम लोगों ने सेवा कार्य चालू किया गुड़गांव में। करीब 6 लाख लोगों को हमने 2.5 महीने तक भोजन कराया और उस समय पर हमारी कोई संस्था नहीं थी, भाव था करने का। तो सभी के सहयोग से हम लोगों ने कोरोना में, मुझे 3 बार कोरोना हुआ उस दौरान, और जब हमने ये सेवा कार्य किया उस दौरान हमको अपने गांव के, अपने क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ मिले जो वहाँ कमाने के लिए गए थे, उनकी स्थितियाँ सही नहीं थी। तब ग्रामोदय के संकल्प के साथ, यानी कि अपने गाँवों को मजबूत बनाने के साथ, कि हमारे गाँवों से कोई मजबूरी में बाहर कमाने ना जाए, उसका मन है तो जाए, उस संकल्प के साथ हमने ये संस्था शुरू की। इसका नाम है रित फाउंडेशन। रित शब्द का अर्थ होता है मानव और प्रकृति का संतुलन। अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये जगह अपने आप में रित को परिभाषित करती है, क्योंकि गाँवों में जो बरगद, पीपल, पकड़िया के पेड़ होते थे, ये समुदाय और पूरे गाँव के बैठने के, इकट्ठा होने के एक जगह हुआ करते थे। तो ये रित की शुरुआत की कहानी है। राजनीति में आने का आपका असली उद्देश्य क्या है? देखिए, हम जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने राजनीति को सेवा की तरह पिछले 45 वर्षों से किया है। मेरे बाबा पंडित चन्नूलाल त्रिवेदी, पिताजी सुरेश कुमार त्रिवेदी और पूरा जो परिवार है, पिछले 1982 से हम लोग, पड़री ग्राम पंचायत है वहाँ पर ये लोग लगातार सेवा कर रहे हैं और क्षेत्र के आसपास के सारे जो गांव हैं वहाँ पर इसी वजह से इनका सम्मान भी है। हमने पूरे जीवन लोगों के लिए काम करते हुए देखा है और निस्वार्थ भाव से काम करते देखा है। इसलिए वो जो भाव है ना, वो आज लोगों में नहीं है कि कोई हमारे गांव का है या हमारे पास उम्मीद लेकर के आया है तो हम मदद करें। आज लोग सोचते हैं कि हम क्यों मदद करें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। तो कई बार जो आप देखते हो वही आपके संस्कार बनते हैं। तो जब हमने लगातार ये देखा तो कहीं ना कहीं मन में वो भाव था। फिर दूसरी मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो मेरे विद्यालय की रही, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित एक विद्यालय है। और विद्यालय की कहानी भी ऐसी है कि पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु के बाद विद्यालय को हजारों दीनदयाल बनाने के उद्देश्य से पूजनीय सुशीला बूजी ने बनाया था। और विद्यालय ने हमारे अंदर राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प दिया वो, और उसी से प्रेरित होकर हमने समाज के लिए आज के 10 साल पहले से काम करना शुरू किया, जिसमें जो मैंने आपको कोरोना की बात बताई, जो हमने शिक्षा स्वास्थ्य के प्रकल्प चलाए देश के 11 राज्यों में, उड़ीसा में, गुजरात में, उत्तराखंड में, सब जगहों पर काम करने के बाद पहली चीज़ तो ये हुई कि माँ भारती के प्रति जो हमारा संकल्प था वो संकल्प और मजबूत हुआ, और कहीं ना कहीं भारत माता से जो प्रेम था वो और प्रगाढ़ हुआ। क्योंकि जब आप पूरे देश में घूमते हो और आप देखते हो कि लोग कितना प्रेम आपको दे रहे हैं, तो आपका मन मजबूत होता है। तो फिर हमें लगा कि राजनीति, और आज के समय पर जहाँ पर पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना एक आवश्यकता बन गई है, तो इसी उद्देश्य से हम लोग राजनीति में आए कि माँ भारती की सेवा कर सकें अपने गाँव की। चंद्रिका देवी धाम में गंगा आरती कराने का विचार कैसे है? चंद्रिका देवी धाम में गंगा आरती कराने का विचार, देखिए, जीवन में कुछ भी अनायास नहीं होता है। जो लोग मेरे पीछे का परिचय नहीं जानते हैं, अक्सर वो ये सवाल पूछते हैं। हम लोगों ने उड़ीसा में काम किया, गुजरात में काम किया, नर्मदा के किनारे, महानदी के किनारे, बैतरणी के किनारे, ब्राह्मणी के किनारे, ऋषिकुल्या नदी के किनारे। जब आप नदियों के किनारे काम करते हैं तो नदियों की संस्कृति आपको समझ में आती है। नदी की संस्कृति से मेरा कहने का मतलब यह है, अभी हम जो गंगा पद यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारा जो निषाद समुदाय है, जो बाकी जातियों के लोग हैं, जिनकी आजीविका गंगा पर निर्भर है। आप ये समझते हो कि नदी सिर्फ नदी नहीं है, नदी आपके जीवन का, आपकी आय का, आपके सामाजिक ताने बाने का, आपकी सभ्यता का, आपकी परंपराओं का आधार है। तो तब आप सोचते हो कि कैसे हमें समाज को संगठित करना है, तो उसी नदी की पूजा करा करके समाज को संगठित करना है। तो जो काम हम लोगों ने कई जगहों पर किया या करने का प्रयास अब कर रहे हैं, वहीं से हमें प्रेरणा आई कि भाई ये तो हमारा अपना क्षेत्र है और इतना भव्य और इतना पुराना धाम है, तो हमें क्यों ना यहाँ पर गंगा आरती कराई जाए। तो बस उसी आधार पर हमने चंद्रिका माता धाम की आरती आरंभ करने का संकल्प लिया। और मेरा अगला सवाल है कि भगवान नगर की जनता आपको क्यों चुने? देखिए, ऐसा है कि भगवान नगर की जनता
मुझे क्यों चुने, इसका जवाब स्वयं भगवंत नगर की जनता देगी। लेकिन ये जरूर है कि आज की जो राजनीति है उसमें हर व्यक्ति ये चाहता है कि कौन है जो आप तक पहुंच रहा है, कौन है जो सर्वसुलभ है, कौन है जो सहज है, कौन है जो शिक्षित है, कौन है जो संकल्पित है, कौन है जिसके सीने में समाज भारत माता की सेवा करने का संकल्प है, और कौन है जो आपको अपना परिवार समझ रहा है, जिसके पास आप हक से जा सकते हैं। अब हम लोग गंगा पद यात्रा पर हैं, हम 240 किलोमीटर चल चुके हैं, तो भगवंत नगर की जनता को अब पता है कि उसे हमें क्यों चुनना है। इसका जवाब जनता देगी। यहाँ की जनता अगर आपको मौका देती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पूरे क्षेत्र में जो समस्याएं हमने देखी हैं, शुक्लागंज से चलें, वहाँ से लेकर के चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पुस्तकालयों की समस्या हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, तो बात प्राथमिकता की नहीं है। जब आपका परिवार बड़ा होता है तो आप ये सोचते हो कि जब आपको मौका दिया जाए तो कैसे आप अपने पूरे परिवार को समायोजित कर करके आप काम करें। सबसे उद्देश्य जो बड़ा है, एक तो ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती है, पानी की समस्या होती है, तो बाढ़ के दौरान बाढ़ सहायता के लिए हम लोग वैसे भी पूरे देश में आपदा सहायता करते हैं। इस बार आप देखोगे बाढ़ में 24 घंटे के अंदर हम लोग सहायता में खड़े होंगे। तो बाढ़ के साथ साथ में बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो, गाँव के मंदिर ठीक हों, खेल के मैदान ठीक हों, और उसके साथ साथ हम जो अलग कर सकते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, पूरे देश दुनिया में हमारे संपर्क हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे करना है खेती के लिए। यहाँ भी हम खरौली में थे, अच्छी खासी केले की खेती होती है, कैसे उसको बाजार से जोड़ना है, कैसे उसका मार्केट अच्छा निकालना है। उसके अलावा इस पूरी कटरी बेल्ट में सब्जी की बहुत अच्छी खेती होती है। आप जगह जगह देख रहे हो, कहीं तरोई लगा है, कहीं करेला लगा है, कहीं पे परवल लगा हुआ है, तो कैसे उसको अच्छी मार्केट देनी। तो समस्याएं जो समाज की हैं, जब आप समाज के बीच में रहोगे तो उन्हें जानोगे, और वही फिर आपकी प्राथमिकता बनती। होता क्या है राजनीति में, जब आप समाज से कट जाते हो तो उस स्थिति में आपको समस्या दूसरे बताने हैं। हम पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं, हम स्वयं समस्याएं देखें, और उस स्थिति में हम अपनी प्राथमिकताएं स्वयं सेट करने की स्थिति में होंगे। हालांकि जो आप सवाल है तो उसमें हम लोग देश दुनिया के जो मॉडल्स, बेस्ट मॉडल्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे देश की बड़ी से बड़ी कंपनियों को यहाँ लाने का हो, चाहे यहाँ रोजगार का हो, चाहे प्रशिक्षण का हो, हम लोग वो करने की स्थिति में इसलिए बेहतर है क्योंकि हमारे पढ़ाए विद्यार्थी आज देश भर में हैं, हमारे अपने संपर्क दुनिया के कई देशों में हैं, यहाँ देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं। तो इसलिए हम स्वयं इसीलिए इस चीज़ को देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी कटरी है, कितनी सब्जियां होती हैं, क्या हम खाद्य प्रसंस्करण यानी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का एक अच्छी यूनिट यहाँ पे नहीं लगा सकते? बात सोच और ज्ञान की है और अनुभव की है। क्योंकि हमने दुनिया देखी है, हमने इतना काम किया है, तो हमें पता है कि कैसे इसको लेकर के आगे बढ़ना है। आप युवाओं की राजनीति में क्या भूमिका है? देखिए, ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है। कारण आपने अभी नेपाल में जिंजी का आंदोलन देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, आपने अभी एक और कॉकरोच मूवमेंट चल रहा था वो देखा। आप इन सब आंदोलनों की जब जड़ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं युवाओं को की जो ऊर्जा है उसको नकारात्मक दिशा में लगाया जा रहा है। मतलब एक देश का युवा अगर चाह ले तो वो देश को सकारात्मक तौर पर बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसको भटकाया जा रहा है और उसको इस तरह के नकारात्मक दिशा में लगाया जा रहा है। लेकिन इसका जो बड़ा मैसेज है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको युवाओं की ऊर्जा को चैनलाइज तो करना पड़ेगा। और आज का युवा खाली हाथ पर हाथ रख करके बैठने वालों में भी नहीं है, तो हमें युवाओं को एक सकारात्मक विकल्प और एक सकारात्मक दिशा देनी होगी। हमारे जैसे लोग जो सामान्य परिवार से आते हैं, जो गाड़ी के काफिलों में नहीं पदयात्रा की मेहनत में, इस धूप में विश्वास रखते हैं, जो सहजता में विश्वास रखते हैं, जो हर व्यक्ति से मिलने में विश्वास रखते हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, जिनके पास शिक्षा है, संकल्प है और काम करने का हौसला है, ऐसे लोग जब राजनीति में निकलते हैं तो उनकी सफलता से हजारों युवा मन बनाता है कि अगर ये सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। और ऐसे लोग जब असफल होते हैं तो लाखों युवाओं का मनोबल टूट जाता है कि यार किसी एक ने तैयारी की, किसी एक ने मन बनाया, सामान्य परिवार से उसको अगर पीछे कर दिया गया तो इसका मतलब है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो युवाओं से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि
स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमारे एक अग्रज हैं, उन्होंने हमको ये सिखाया, समझाया, आप जो हो, जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, आप वही रहिए, कुछ दूसरा बनने का प्रयास मत करिए, तो ही आप सफल होंगे। मैं यही हूँ, मैं अल्हड़ हूँ। आप एक बचपन से एक अजब सी पीढ़ी का वो रहा है कि जो मन में आया, जो संकल्पित हुआ, वो करके ही दम लिया। मेहनत से कोई गुरेज नहीं है। और एक कविता थी हमारे विद्यालय में, हम पढ़ते थे कि मैं धारा के विपरीत चला विद्रोही हूँ। तो वो विद्रोह का स्वभाव हमेशा से रहा है, और ये रहा है कि आप अपनों के लिए कुछ कर जाएं। हमारे लिए अपने, हमारा परिवार नहीं, हमारे लिए अपने का मतलब है कि आप जिस गांव समाज से आते हैं वहाँ के लिए आप कुछ कर जाएं। तो युवाओं से मेरा यही है कि मैं आह्वान कर रहा हूँ, और इस गंगा पद यात्रा से भी हम छांट रहे हैं ऐसे युवा, कम से कम 200 युवा ऐसे आ गए हैं जो उन्नाव की तस्वीर बदले, जो नेतृत्व में आए हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो समाज में जाएं। और सिर्फ राजनीति या बदलाव का माध्यम नहीं है, आप समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा शब्द को बड़ा आजकल मैं देखता हूँ यहाँ पर मतलब एक अजीब तरीके से लोग देखने लगे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने 11 साल काम किया है, पूरे भारतवर्ष के हर गांव को अपना मानते हैं। हमारा वो भाव है, माँ भारती हमारी माँ है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। हर एक युवा से मैं आह्वान करता हूँ कि आप आगे आओ, आप स्वयं आगे बढ़िए, और आगे बढ़ करके हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए, एक नया परिवर्तन करते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सफल होंगे, दोबारा प्रयास करेंगे। आप सफलता असफलता से अलग प्रयास करना आपकी सार्थकता है। आपके प्रयास से बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं, तो ये तो छोटी सी चीज़ है। तो इसलिए आप सब निकल पड़िए और अपने भाग्य को बदलिए, अपने घर परिवार के भाग्य को बदलिए, और अपने समाज को बदलिए। बस यही युवाओं को मेरा मैसेज है।